हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पुलिस कांस्टेबल का आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, जिसकी एग्ज़ाम डेट आपको 15 जून, यानी 15 जून जिसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है। तो किस तरीके से आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्च का महीना आपका 19 ऑफ मार्च आज हो गया है, यानी मार्च के आपके पास 17 दिन या 16 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आपके पास एक अप्रैल का महीना है, एक मई का महीना है और जून का आपके पास आधा महीना है। ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी देखिए, जैसे फिजिकल आपका हो गया होगा, तो कुछ बच्चे तो काफ़ी टाइम पहले से इसमें तैयारी करेंगे, कुछ ओल्ड स्टूडेंट भी होंगे, कुछ इसमें नए आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो फाइट करेंगे इस एग्ज़ाम में। और फिज़िकल जिनका हो गया है ठीक ठाक, तो अपने फिजिकल के मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों ने टारगेट बना लिया होगा कि सपोज़ मेरे फिजिकल में 88 हैं, तो मुझे रिटर्न में इतने लाने, या फिर कोई 90 वाला होगा उसने अलग सेट कर रखा होगा, कोई 92 95 वगैरह, मतलब जिसका जिस हिसाब से फिजिकल में अच्छे मार्क्स होंगे और उसका रिटर्न में उस हिसाब से उसने एक टारगेट रखा होगा कि रिटर्न में इतने लाता हूँ, तो ईजिली जो है मेरा उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम जो आयोग ने अपने कैलेंडर में डेट दी हुई है कि इस डेट को वो एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर उसी डेट को लेकर हम चलते हैं आगे कि हाँ, जो 15 जून आयोग ने अपने एग्ज़ाम के कैलेंडर में दी है डेट, अगर एग्जैक्ट, क्योंकि आपको पता है आयोग उसी टाइम पे आपका पेपर करवा देता है जो उसने एग्ज़ाम के कैलेंडर में दिया हुआ होता है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो जून ऑफ यानी 15 जून जो आपका एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, अगर उसी डेट पे अगर पेपर अगर मान के चलते हम, क्योंकि पीछे होने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं। हालांकि जो फिजिकल का आपका रिज़ल्ट है उस पर थोड़ा हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, आई थिंक, जहाँ तक मेरे सुनने में आया था। तो जिसका जैसा फिजिकल गया है, अपने फिजिकल के मार्क्स तो आपको पता ही होंगे, उस हिसाब से आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो आपके पास अभी 2 से 3 महीना बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर उसी डेट पे एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है। तो आपने ये मान के चलना है कि आपके पास 2-3 महीने हैं और इसी 2-3 महीने में आपने अच्छे से एक तैयारी करनी है, चाहे वो एक नया स्टूडेंट हो, चाहे वो एक पुराना स्टूडेंट हो। तो पुराना स्टूडेंट जो होगा उसके पास मटेरियल उसने इकट्ठा कर रखा होगा, पुराने उसके पास नोट्स होंगे, उन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, करंट अफेयर पढ़िए। बुक मैं आपको बता देता हूँ कुछ बुकें जो आप नए स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी, जो एग्ज़ाम में आप उनको ले सकते हैं और उनसे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कोई नया स्टूडेंट होगा तो उसके पास 2-3 ही महीने हैं, तो वो 2-3 महीने में ज़्यादा डीप की ओर तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि दोनों, यानी ओल्ड स्टूडेंट जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो हाल ही में फॉर्म बनने के बाद से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। खासकर पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए ये वीडियो है, थोड़ा सा उनके लिए भी मैं चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ। इसके अलावा लास्ट में मैं टाइपिंग के लिए भी बात करूँगा, जो ये कि SSS की आपकी टाइपिंग है। रिज़ल्ट आपका आने ही वाला है कुछ टाइम के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे UKSSC अपने रिज़ल्ट जारी कर रहा है काफ़ी एग्ज़ाम्स के, तो हो सकता है कल भी आ जाए आपका रिज़ल्ट, या फिर इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा। ठीक है। अब एक आध हफ्ते की बात है और एक आध हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टाइपिंग पे काफ़ी फोकस किया जाएगा, बच्चों को टाइपिंग काफ़ी स्पीड से सिखाई जाएगी मेरे द्वारा, ताकि अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जो है आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें और सिलेक्शन लें और एक वेल सेटल्ड लाइफ उनकी हो। ठीक है। तो लौट के हम अपने टॉपिक पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पे आते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले बात, जो पुराना, सबसे पहले मैं ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, जिसने पुराने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पर एक आध नंबर से रुक गया हो, काफ़ी बैड लक भी रहता है किसी किसी एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम किसी बच्चे का ख़राब गया हो, किसी में एक आध नंबर से वो रुक गया हो, जिसने पुराने UKSSC और के एग्ज़ाम दिए हों, वन डे एग्ज़ाम, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि जो ऐसा बच्चा है जो एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, जिसको 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं और काफ़ी पेपर भी दे चुका है वो बच्चा, तो वो क्या करे, उसके पास बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसने पहले से ही पढ़ी हुई होंगी, उसके पास नोट्स होंगे अपने बनाए हुए, उसके पास किताबें होंगी वो जिससे उसने नोट्स बनाए होंगे।
तो सबसे पहले वो बच्चा जो एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने जो नोट्स बनाए आपने हर सब्जेक्ट के बनाए होंगे, जीएस के, उत्तराखंड के, आपने रीजनिंग सॉल्व की होगी, एक प्रॉपर रीजनिंग के भी होंगे आपके पास और हिंदी के भी होंगे, ठीक है। तो जो आपके ऑल ओवर उत्तराखंड के सब्जेक्ट हैं सारे, उनके नोट्स आपके पास होंगे। तो उन नोट्स को रिवीजन कीजिए, ठीक है। प्रॉपर अपना ये टारगेट बना के चलिए कि जितना मैंने नोट्स बनाया है, ये आपको पता नहीं कि वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जितनी आपने वो नोट्स को बनाने पे मेहनत की है, एक टारगेट आप ये रखिए कि मैं एक तरफ से इन नोट्स का रिवीजन शुरू कर दूंगा और जब तक मेरी एग्ज़ाम डेट आएगी तो मैं हर नोट का कम से कम 3 बार या 4 बार रिवीजन कंप्लीट कर लूँगा। यानी आपके ज्योग्राफी की नोट्स हैं तो 3-4 बार आपका उनका एक रिवीजन हो जाएगा। आपके उत्तराखंड के नोट्स हैं, प्रॉपर जितने भी आपके नोट्स हैं कम से कम 4 बार या 5 बार उनका आपका रिवीजन आपने टारगेट रखना है, ठीक है। तो जो बच्चा लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, जिसके पास बन बनाए हुए नोट्स हैं, तो वो नोट्स को एक तरफ रख दीजिए अपने स्टडी टेबल पे। एक टारगेट रखिए कि मैंने इनको सेट बाय सेट रिवाइज करना है, मतलब जब तक मेरी एग्जाम डेट है 15 जून, वहाँ तक कम से कम 4-5 बार ये रिवीजन हो जाएंगे, जितना भी मेरा स्टडी मटेरियल नोट्स के रूप में इकट्ठा है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी हो गई आपकी, जो आपके नोट्स तैयार हैं उनको प्रॉपर बाय प्रॉपर रिवीजन कीजिए हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो नोट्स आपके बने हुए हैं, जो पुराना बच्चा है तैयारी करने वाला। उसके अलावा उसने पुराने पेपर भी दिए होंगे, तो पुराने पेपर जो है आप जो है उन पुराने पेपर को देखिए कि आयोग किस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस जो आपके पुराने पेपर हैं आयोग ने पुराने पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, जीएस में किस टॉपिक के पूछे हैं, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो पुराने पेपर को आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ नोट्स को रिविज़न करना है, ये मैंने बता दिया। पुराने जो आपके पेपर हैं जो आपके पास पड़े हुए होंगे, उनको आपने क्या करना है, उनको आप पढ़िए, उन क्वेश्चंस को भी आप एक रिवीजन मारिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो पुराने क्वेश्चन पेपर को भी आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को देखना है और ये देखना है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है तो किस टॉपिक से आया है, ज्योग्राफी का कहाँ से आया है, पॉलिटी का कहाँ से आया है, और प्लस किस टाइप का क्वेश्चन दिया है उसने, लूसेंट में है कि नहीं है, किस बुक से आया है। तो पेपर को एनालिसिस कीजिए, प्लस उस पेपर को पढ़िए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर से आपके फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपके PYQs का रिवीजन हो जाएगा एक। तो पुराने पेपर भी आपको प्रॉपर उनको ऐसा मान के चलिए कि पुराना जो पेपर है वो एक बुक है और वो आपने पढ़नी है। तो पुराने जो सॉल्व पेपर होते हैं आपके यूके SSS के, ये मानिए कि वो एक किताब है और उसको भी आपने एक रिवीजन करना है। तो नंबर 2 आपने जो यूके SSS के पुराने पेपर होंगे उनको पढ़िए, उनको भी याद कीजिए और ये देखिए कि किस किस टॉपिक से आयोग ने क्वेश्चन दिए हैं और वही टॉपिक मैच कीजिए आपके नोट्स में है कि नहीं है। उन टॉपिक्स को पढ़िए और वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा समूह गौ के सॉल्व पेपर आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वहाँ से आप एक सॉल्व पेपर लीजिए और मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मेरे पास एक बुक है, ये भी आपको मिल जाती है सॉल्व पेपर की, काफ़ी भारी है। तो समूह गौ के सॉल्व पेपर की एक इस टाइप की एक बुक मिल जाती है, इसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व होता है, डिटेल दी हुई होती है। जो पेपर होते हैं यूके SSS के पुराने वो सारे इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये बुक आपको मार्केट में मिल जाती है, कॉस्ट इसकी 295 यानी 300 के अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट है। तो एक आप जो है यूके SSS के सॉल्व पेपर मार्केट से ज़रूर ले लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, इनको पढ़िए। क्योंकि देखिए दोस्तों एक किताब है और इसको आप ये मान के चलिए कि ये सिलेबस का आपका एक पार्ट है, यूके SSS के पेपर मुझे रिवाइज करने हैं, मुझे पढ़ने हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। पुराने स्टूडेंट के लिए मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं, आपके जो नोट्स बने हैं उनको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा 2nd नंबर पे आप क्या कीजिए, जो आपके पेपर हैं आयोग के पुराने, उनको पढ़िए, देखिए कहाँ कहाँ से आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके अलावा आप करंट अफेयर पढ़िए, उत्तराखंड का सूचकांक वगैरह आते हैं, बजट पढ़िए, ठीक है। ये करंट अफेयर दोनों के लिए, नए स्टूडेंट भी इसको पढ़ेगा, ठीक है। और एक बिनसर ईयर बुक आती है, वो आप ले लीजिए, वहाँ से करंट अफेयर आयोग काफ़ी पूछता है। तो नया जो बच्चा होगा वो भी इस बुक को ले लेना और पुराना जो बच्चा होगा वो इसको ले ही लेना, ठीक है।
इसके अलावा आप जिसने पुराना काफ़ी पढ़ रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा अगर वैरायटी चाहता है अपनी स्टडी में, तो जो सब्जेक्ट उसका वीक है उसके वीक सब्जेक्ट, सपोज जीएस है तो जीएस में आप महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी की सार संग्रह ले लीजिए। 6 से 12 वाले जो एमसीक्यूज नोट्स आते हैं उनको पढ़ लीजिए। जिस बच्चे के नोट्स पूरे तैयार है, जिसको ये लगता है कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी कर ली है, रिविजन कर ली है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट का या जीएस का या फिर उत्तराखंड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें पढ़ सकता है। एनसीईआरटी वगैरह के महेश कुमार बर्नवाल की बुक ले सकते हैं आप। एनसीईआरटी सार संग्रह लेते हैं, दृष्टि की भी आती हैं एनसीईआरटीज़ जीएस की, तो वो भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ जो नया बच्चा होगा उसको इतना मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। नए बच्चे के लिए मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या होती है। इसके अलावा जो पुराना बच्चा होगा, कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए आप कि कंप्यूटर में अगर गलती होती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके गलत जाते हैं तो उनको ध्यान दीजिए। रीजनिंग पे फोकस कीजिए। पुराने पेपर में देखिए कि आयोग किस किस टॉपिक से रीजनिंग पिकअप करता है, और रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि आपके 10 में से 10 नंबर प्रॉपर उसमें आ जाए, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए मैंने लगभग सब बता दिया है। आपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, उत्तराखंड यूके SSS के पुराने पेपरों को रिवाइज़ कीजिए, और कंप्यूटर वगैरह जो मिसलिनियस आपके सब्जेक्ट हैं उन पे कमांड बनाइए। रीजनिंग में 10/10 यानी 10 में से 10 नंबर लाने का अपना एक टारगेट बनाइए, आपके 10 में से 10 नंबर मेरी रीजनिंग में आ जाए, ठीक है। तो ये तो थी पुराने बच्चे की बात। और बिनसर जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से करंट अफेयर काफ़ी पिक होता है। इसके अलावा बजट से आयोग पूछता है, सूचकांक आपके पूछता है आयोग, तो ये आप जरूर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह वनडे एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर वगैरह देखने की ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर काफ़ी कम मात्रा में पूछता है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है उसको आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज यूके SSS में अगर आप बिना करंट अफेयर पढ़ के भी जाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वहाँ पे आता है। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। जो बहुत फेमस है, बहुत चीज़ें हुई हैं फेमस खेल के उसमें, या फिर जैसे आपके ओलंपिक्स वगैरह हुए, वहाँ से बहुत प्रॉपर जो बहुत फेमस चीज़ होती है बड़े लेवल पे, वही आयोग पूछता है। अदरवाइज जो है मेन आपका यूके वनडे एग्जाम में आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है वही आपको सिलेक्शन दिलाता है दोस्तों। जो आपका सब्जेक्ट पे अगर बहुत अच्छी कमांड है तो आप फतेह कर जाएंगे उस एग्ज़ाम में, आपको कोई नहीं हरा सकता एग्ज़ाम क्रैक करने से। आप अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे जीएस हो, उत्तराखंड हो, पढ़िए, लगन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर सेटअप पे बैठिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर वे में मेहनत करेंगे तो श्योर जो है आपका रिजल्ट एक दिन उस पीडीएफ में आएगा। और उस दिन आपकी जो फीलिंग होगी ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब उसमें आपका नाम होगा और जब आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो एक बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। तो जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है। और जो आप न्यूज़ और पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है कि पुराने स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी करें उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। उन्होंने जो है काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल उनके पास पहले का होगा, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी तैयारी को एक धार देनी है, एक डाइवर्ट करना है, तो आराम से उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। जो आपके नए स्टूडेंट हैं, नए बच्चे हैं, जिनके पास 2 से 3 महीना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो 2 से 3 महीने में आप क्या कीजिए, बेसिक किताबों को पढ़िए। जैसे आपका परीक्षा वाणी हो गया, मतलब ये मान के चलिए कि परीक्षा वाणी, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है वहाँ से, वो किताब बेकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। किताबें कभी बेकार नहीं होती है, ठीक है। अभी मैंने भी लेटेस्ट एडिशन लिया है इसका, पूरी अभी न्यू बुक है, तो बहुत अच्छी बुक होती है, काफ़ी हेल्प करती है आपकी, और बेसिक नॉलेज होता है इसमें। तो इस किताब को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको ये मान के पढ़िए कि यहाँ से INI उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये किताब कंप्लीट करनी है। क्योंकि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ होगा ये किताब सबको याद होगी, तो अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन से काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा इसको पढ़ के जाएगा और पेपर अगर इससे फंस गया, जैसे कि पिछली बार का कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप देखेंगे, इस किताब से उसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं परीक्षा वाणी से, क्योंकि बहुत बेसिक पेपर बन गया था वो, तो इसलिए इस किताब को कभी इग्नोर मत कीजिए। तो नया स्टूडेंट, सबसे पहले आप परीक्षा वाणी पढ़िए उत्तराखंड के लिए। दूसरा, आप लूसेंट GS को अच्छे से पढ़िए। किताबें पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, मतलब अगर आपको प्रॉपर, अगर ये किताब 100% है, इसका अगर 75% अगर आपको प्रॉपर याद है
कि किस पेज पे क्या है, किस पेज पे क्या है। मैं कहीं से भी आपको पूछूँ, अगर आपने उसका जवाब बता दिया तो इसका मतलब आपकी इस किताब पे कमांड अच्छी है। ठीक है, तो किताबों को इस तरीके से पढ़िए कि उस पर आपकी एक अच्छी कमांड हो, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे प्रॉपर याद हो गया है, एग्ज़ाम मेरा अच्छा जा रहा है, इसकी एक MCQ वाली बुक भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी की, जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो परीक्षा वाणी को पढ़िए और इसको अच्छे से पढ़िए, इस पर कमांड बनाइए। नंबर 1 बुक ये हो गई। इसके अलावा लूसेंट पढ़िए GS के लिए, उसके MCQs लगाइए, उस पर अपनी कमांड बनाइए, तो GS आपका लूसेंट से हो जाएगा। ठीक है, अनसॉल्व पेपर जो मैंने आपको ये दिखाए हैं, ये नए स्टूडेंट्स ने भी लेनी है। ठीक है, ये आप नया जो बच्चा तैयारी करने वाला होगा ग्रुप C 1 डे एग्ज़ाम की, तो ये किताब आपने भी लेनी है, और ये किताब आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो 3 किताबें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपने कौन सी बुक लेनी है? बिनसर की ले लीजिए उत्तराखंड के लिए, और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। जैसे करंट अफेयर आप पिछले 1 साल का ले लीजिए, पिछली जनवरी से और दिसंबर तक, या पिछली जनवरी से और इस फरवरी तक का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर के लिए एक छोटी सी बुक आती है, ये वाली है, 70 रुपीज़ की होती है, तो यहाँ से आपका कंप्यूटर का काफ़ी कवर हो जाता है डाटा। ठीक है, तो ये जो 4-5 किताबें हैं यहाँ, इनको आप पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए, इन पे कमांड बनाइए। और रीजनिंग के लिए आपकी एक अरिहंत की बुक आती है, तो वो ले लीजिए आप। ठीक है, रीजनिंग आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। तो जो किताबें मैंने बताई हैं नए बच्चों के लिए, ये कम किताबें इसलिए बताई हैं क्योंकि 2-3 महीने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो इतनी किताबों को ही कवर करने में, याद करने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप 2-3 महीने में परीक्षा वाणी उत्तराखंड, लूसेंट की GK, लूसेंट की कंप्यूटर जो मैंने आपको दिखाई है, और उत्तराखंड के पुराने सॉल्व पेपर को कीजिए। ठीक है, और बिनसर को उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए लीजिए, और एक आध कोई यूट्यूब चैनल वाला अगर करंट अफेयर अच्छे पढ़ाता हो तो वहाँ से करंट अफेयर आप नोट कर लीजिए। करंट अफेयर आप सुबह के टाइम पे पढ़िए, सुबह के टाइम पे बहुत बढ़िया याद होता है। ठीक है, और फेमस करंट अफेयर आप ज़रूर नोट कीजिए। जैसे कि कोई शहर मिला है खुदाई में, जैसे हड़प्पा सभ्यता में कोई कुछ शहर मिला है, या फिर कहीं कोई अवशेष मिले हैं, ग्रहों से संबंधित हो गया आपका। तो इस तरीके से जो बहुत बड़ा, जैसे किसी ने कोई पानी से चलने वाली ट्रेन, कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद कीजिए। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर जब आप इन सब चीज़ों को कवर कर देंगे, उसके बाद आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि आप NCERT 60 संग्रह, चलो आप नया बच्चा NCERT 60 संग्रह भी ले लीजिएगा महेश कुमार वर्णवाल की GS के लिए, अगर आपको GS पे कमांड बनानी है। तो इन सभी किताबों को आप पढ़िए, कमांड बनाइए, इनको प्रॉपर याद कीजिए। और उत्तराखंड के लिए आप BS नेगी की 1 लाइनर की बुक आती, तो एक आप वो बुक भी ले सकते हैं। तो एक आपकी परीक्षा वाणी हो जाएगी, एक आपकी BS नेगी के जो बुक आती है उत्तराखंड के लिए, एक आपकी वो बुक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा BS नेगी के सॉल्व पेपर भी आते हैं, तो उनके सॉल्व पेपर भी आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए भी आपकी लूसेंट की बुक है, हरदेव बहारी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में आप जो है MCQs भी लगा सकते हैं, और हिंदी भी आपकी नॉर्मली कवर हो जाएगी। हिंदी में जो है आपका थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक अच्छा प्रॉपर आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा हिंदी के लिए। तो जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है नए बच्चों के लिए, वो काफ़ी हेल्प करेंगे नए बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये तो थी आपकी UKSSC जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो गारंटी तो कोई नहीं देता है, लेकिन हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम में। और अगर आपका दिन अच्छा रहा, आपकी मेहनत अच्छी रही, तो आई विश कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि रिटर्न में हमको कितने एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे मैसेज आया था कि 88 नंबर है उनके फिजिकल में। कह रहे थे कि OBC कैटेगरी से हूँ तो मुझे रिटर्न में कितने लाने होंगे। तो 88 उनके अगर मार्क्स हैं किस में, फिजिकल में, और तो अपना टारगेट रखें कि 155, 158 मुझे टोटल जाना है, या 160 का टारगेट भी अगर आप रखते हैं तो आपको कम से कम 88 में अगर हम कितना जोड़ते हैं, हासिल ट्रिक नोट्स, यानी 72, अगर 72 मार्क्स आपके आते हैं तो आपके 160 मार्क्स हो जाएंगे,
जिसमें आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आई थिंक 160 162। तो अब जो भी वो मेरे चैनल पे 88 मार्क्स वाले, तो अपना टारगेट रखिए कि 70 प्लस मुझे लाने हैं, मतलब 72 73 74 जितना आप ला सकते हैं उतने मार्क्स आपको लाने, फिर उसमें आपका काम बन जाएगा। इस हिसाब से जिसके जितने मार्क्स हैं पुलिस कांस्टेबल में अपनी कैटेगरी के वाइज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कांस्टेबल के फिजिकल में कितने मार्क्स हैं। अपनी कैटेगरी और मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक अंदाज़ा लगा के बता दूंगा कि कितने मार्क्स लगभग आपको रिटर्न के लिए तैयारी करनी होगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इनकी 88 थी तो लगभग 160 प्लस में तो हो जाना चाहिए। तो इनको 72 या 73 74 यानी 70 का प्लस का टारगेट रखना चाहिए। दूसरी बात, पेपर पे भी डिपेंड करता है कि किस लेवल का पेपर आपका आता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 72 प्लस का टारगेट आपको रखना चाहिए जिनके 88 नंबर है फिजिकल में, ओबीसी कैटेगरी थी इनकी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने नंबर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। क्लरिकल के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। आने वाले इस हफ्ते भी आ सकता है और कल भी आ सकता है और नेक्स्ट वीक, जहाँ मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया था कि मार्च के एंड में चांसेस आने के, लेकिन मुझे लग रहा है कि आयोग बैक टू बैक, यानी आज भी रिजल्ट एक जारी किया आयोग ने, तो हो सकता है कल भी आपका आ सकता है। देखते हैं, अब ज़्यादा आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, एक आध हफ्ते की बात है। अपनी टाइपिंग को अच्छे से कीजिए। टाइपिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आपको हेल्प करेगा और आराम से आपकी टाइपिंग वहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों तो उसके बाद जो है टाइपिंग मैं सिखाऊंगा आपको और अच्छे से। काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूव कर लिया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से टाइपिंग पे काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि मुझे पता है बाद में एक मंथ में नहीं हो पाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा उसमें बाहर हो जाए। ठीक है, अच्छी खासी मेहनत वाले बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ टाइपिंग मैं सिखाऊं और मेरी सिखाई हुई टाइपिंग से जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं टाइपिंग के लिए शुरू से गाइडेंस आपको कर रहा हूँ और काफ़ी सारे बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारी टाइपिंग इंप्रूव हो गई है। तो ये आपकी मेहनत भी है और आप जो चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को जो आपने अपना प्यार दिया है, इसकी बदौलत जो है चैनल लगातार ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जब आपका क्लरिकल का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद प्रॉपर वे में मैं पर डे मैं आपको टाइपिंग की वीडियोस दूंगा जब आपका क्लरिकल का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब सिलेक्टेड बच्चे होंगे और मैं तब सिलेक्टेड बच्चों की तब क्वेरी सुन पाऊंगा। ठीक है, अभी तो बहुत मैसेज आते हैं, फिर जिनका नाम आ जाएगा उनके लिए टाइपिंग का अलग से एक बैच चलाया जाएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। फिर बहुत स्पीड से आपकी टाइपिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, एक मंथ होगा और एक मंथ में आपने 2 टाइम 3 टाइम 2-3 घंटे टाइपिंग को देना है, फिर आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में इतना ही। अभी जाने का टाइम आ चुका है, टाइम हो चुका है 10 और अभी थोड़ा सा अपनी थोड़ा काम वगैरह करते हैं, काम वगैरह थोड़ा पेंडिंग है। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी 10:15 हो रहा है। जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको रात तक उठना चाहिए, करीबन 12 साढ़े 12 1 बजे तक, जितना आपका हो सकता है पढ़िए। आप उठिए, रातों को पढ़िए, अकेले हैं आप, किताबों को खोलिए, मन लगाकर पढ़िए, नोट्स बनाइए, मैपिंग कीजिए। जितनी वैरायटीज़ आपकी स्टडी में होंगी उतना ही ज़्यादा चांस सिलेक्शन का आपका होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं अपने चैनल पे पढ़ाने वाली वीडियोस भी शुरू करूँगा, बट अभी समय का अभाव होता है तो मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ अभी। अदरवाइज़ वैरायटीज़ मेरे पास भी है, मैं पढ़ा सकता हूँ, बट जो है अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर इन फ्यूचर टाइम होगा तो मैं प्रॉपर आपको GS वगैरह, उत्तराखंड वगैरह ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मटेरियल है और मुझे पढ़ाने का थोड़ा शौक़ भी है, तरीका भी आता है मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। और हर एक बच्चे की मुझे कमज़ोरी अगर पता चल जाती तो मैं उसको उसी तरीके से पढ़ाऊँगा कि क्या उसकी कमज़ोरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे आप इस वीडियो को उतने ही ज़्यादा जो है चैनल जो है आपका ग्रो करेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपनी फीडबैक, अपनी क्वेरीज जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि चैनल आपको कितने हद तक जो है सपोर्ट, मतलब चैनल आपको कितने हद तक हेल्प करता है। अपनी क्वेरीज होंगी, आपके फीडबैक होंगी, जो भी होंगी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कल।